नमस्कार मित्रों। कल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आम बजट पेश हुआ, जो देश और दुनिया में जब अर्थव्यवस्था की चर्चा होती है तो दुनिया के तमाम देश, जिनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से भारत दुनिया का फोकस पॉइंट बना है। एक समय था जब देश को बीमारों का, अशिक्षितों का, कुपोषितों का देश माना जाता था। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 563 लाख करोड़ के विदेशी मुद्रा भंडार के कारण इस समय विदेशी मुद्रा के मामले में चौथा नंबर का देश भारत बना है। देश में बुनियादी विकास के लिए बहुत सारी बातें कही जाती थी, लेकिन सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो बाकी बुनियादी सुविधाएं थी उस पर ध्यान कम होता था। राजनीति स्लोगन्स पे चलती थी या इमोशंस पर चलती थी। लेकिन 14 से 23 के इस कालखंड में हमने देखा किस तरीके से अर्थव्यवस्था आम आदमी की पहुंच में आई। कोरोना के कालखंड में लोग ये कहते थे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई देश होगा, सबसे ज़्यादा चुनौती किसी को होगी तो हिंदुस्तान को होगी, क्योंकि आबादी बड़ी, संसाधन कम। लेकिन बावजूद उसके पूरी दुनिया ने देखा कि भारत वैक्सीन बनाने में आत्मनिर्भर बना। दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देकर वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उन्होंने बहुत तरीके से पुष्ट किया। और यही कारण है कि 20 लाख करोड़ के उस समय के आत्मनिर्भर भारत के व्यवस्था के कारण देश में बहुत सारी चीज़ें बदली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये एक बड़ा कारक बनी जो लोगों को संबल देने में कामयाब हुई। देश के 230 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना, डबल वैक्सीन लगना, फ्री वैक्सीन लगना, ये क्रांतिकारी उपाय था। कल जो बजट पेश हुआ उसमें उसकी परछाई साफ दिखती है। आज हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसान 2 लाख करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम का लाभ लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए। देश के 3 करोड़ से ज़्यादा आवासहीन लोगों को आवास की सुविधा मिलती है। 47 करोड़ लोगों को जनधन के खाते के जरिए जो एक संबल मिला है वो काबिले तारीफ़ है। देश के 10 करोड़ से भी ज़्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन, इसी तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देश को बदलने का काम हुआ। तो अनेकों ऐसे उपाय हुए जिसके जरिए देश में आम आदमी को भी ताकत मिली और देश में एक स्वाभिमान उत्पन्न हुआ। इस बजट के कारण जो साफ दिखता है कि एक तरीके से ऑल इंक्लूसिव है, सर्वसमावेशी है, जिसमें खासतौर पर मध्यम वर्ग को जो टैक्स की सीमा थी वो 7 लाख करना, ये बहुत पुरानी मांग थी, इसको पूरा किया गया। इस बजट के बारे में कह सकते हैं कि जिसमें मध्यम वर्ग, आम आदमी, गरीब कल्याण, सुरक्षा, आत्मनिर्भर, नौजवान, जनजाति, ये तमाम इस तरीके के जो वर्ग हैं उन वर्गों को खास तौर पर ध्यान दिया गया। उदाहरण के तौर पर देश की सुरक्षा के प्रति सावधानी और उसको और ज़्यादा पुष्ट करना, इस नाते 5,94,000 करोड़ का बजट सिर्फ सुरक्षा के उपायों के लिए मैं मानता हूं कि एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जो देश को केवल आर्थिक नहीं, सामरिक रूप से भी सुरक्षित और मजबूत करने में कामयाब होगा। 1.25 लाख करोड़ का बजट जो किसानों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। इसी तरीके से 2.5 लाख करोड़ का बजट जो देश की लाइफलाइन है रेलवे, उसके लिए प्रावधान करना, ये अपने आप में मायने रखता है। इस देश को ग्रीन ग्रोथ के जरिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से
जुड़ी हुई चीज़ों का उत्पादन और उसको काम में लेना, इसके बारे में उस ग्रीन ग्रोथ के अभियान में निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर एक जो बड़ी बात जो कही है, क्योंकि किस तरीके से हमारा अपना जो हम आत्मनिर्भर बनते हुए उसको आर्थिक तरक्की के साथ जुड़ें, रोजगार के साथ जुड़ें। तो जो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इस नाते मोटे अनाज को प्राथमिकता मिले और आज श्री अन्न योजना के जरिए भारत में जितने हमारे मोटे अनाज हैं उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, निर्यात भी हम लोग करते हैं। तो उस योजना के जरिए देश दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो जो मोटा अनाज है, जो मिलेट्स हैं, वो अपने आप में देश में लोगों के पोषण की ताकत तो बढ़ेंगे, लेकिन रोजगार के अवसर भी करेंगे, क्योंकि एक बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग इसमें कर सकते हैं। जनजाति के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान। जनजाति की कुछ स्पेसिफिक ऐसी सेगमेंट हैं कि जिनमें पोषण का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बुनियादी विकास की, इन सब चीज़ों की उनको आवश्यकता है। तो इस नाते स्वास्थ्य के लिए 13% के बजट की वृद्धि हुई है, 89,155 करोड़ रुपए, जिसमें 157 मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज इसका खुलना। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 2047 तक सिकल एनीमिया, जिसके देश के अधिकांश लोग शिकार होते हैं, खासतौर पर ट्राइबल के लोग और जो कमज़ोर लोग हैं, उसके इरेडिकेशन के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। एकलव्य स्कूल, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें देश के जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ने की आवास की सुविधा मिलती है, उसमें 38,000 शिक्षकों की भर्ती से रोजगार का सृजन होगा। एक बड़ी जो बात की है वो है एमएसएमई। सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कोरोना के कालखंड में प्रभावित कोई हुआ था तो एमएसएमई हुआ था। एमएसएमई को सहूलियत देने के लिए 9 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी और 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट, ये भारत की सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। मुफ्त राशन की जो 80 करोड़ लोगों को अन्न की योजना वो यथावत रहेगी। लेकिन एक बड़ी बात यह कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जिसमें 47 लाख युवाओं को इसके जरिए उनको दक्ष किया जाएगा, रोजगार की दिशा में उनको प्रेरित किया जाएगा। कुल मिलाकर जो हरित हाइड्रोजन जिसका मैंने उल्लेख किया था कि हिंदुस्तान में उसमें 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है, 50 लाख टन उसका उत्पादन देश में हो, ऐसी इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। मोटे तौर पर मैंने जो ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम व्यक्ति का जीवन भी बदला, मध्यम वर्ग का बदला, और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे देश में चाहे सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, उन मानकों पर देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो, ऐसा इस बजट का भाव परिलक्षित होता है। सब तबके का ध्यान रखा और ख़ास तौर पर देश आत्मनिर्भर कैसे बने, और जिसमें दलितों, वंचितों से लेकर आम व्यक्ति को, महिलाओं को, इनको विशेष इस बजट में तवज्जो मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना था, अभी कुछ देर पहले ही बोला कि राजस्थान के लिहाज से ERCP महत्वपूर्ण घोषणा थी और प्रधानमंत्री 2 बार यहाँ बोल के गए, उसके बावजूद उसके लिए कुछ भी बात नहीं कही गई बजट में। इसके अलावा राजस्थान के लिए कोई खास ऐसी बड़ी योजना नहीं की गई जो राजस्थान के डायरेक्ट फायदे हो या डायरेक्ट राजस्थान के विकास में काम आए। ERCP कांग्रेस के लिए सियासी मसला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भावनात्मक मुद्दा है। केंद्र के जल शक्ति मंत्री कह चुके हैं कि इसके बारे में जो मापदंड हैं उसके अनुरूप राजस्थान की सरकार इस प्रोजेक्ट को तैयार करती है, तो भारत की सरकार उसको करने के लिए तैयार है। और अभी भी 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नदियों को जोड़ने का इस बजट में हुआ है, केंद्रीय बजट में। बजट का यदि माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में इस प्रदेश के हर बाशिंदे के लिए इस बजट में पूरे तरीके से प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का काम सियासत करना है, बीजेपी का काम धरातल पर उसको एग्जीक्यूट करना है। प्रदेश का भी बजट आ रहा है भाई साहब, प्रदेश का बजट पर क्या लगता है आपको? देखिए 13 तारीख को अब हाई कोर्ट में उसकी एक बार फिर से कुछ संभावनाएं हैं कि उसकी सुनवाई होकर उसमें हाई कोर्ट क्या दिशा देता है। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि 4 वर्षों में इस्तीफे के खेल के कारण
राजस्थान की आवाम को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस की सियासत भले ही अंदरूनी होगी, लेकिन वो अब सड़कों पर आ गई और उसके कारण राजस्थान की तरक्की और विकास निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। तो कांग्रेस इस पाप से नहीं बच सकती कि 4 सालों में उनके जो किस्सा कुर्सी का झगड़ा है उससे राजस्थान के हर तबके को नुकसान हुआ है, उनका मनोबल गिरा है। आज बीजेपी 6 प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है 6 विधायकों के खिलाफ। कांग्रेस का कहना है कि ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा है, क्योंकि मामला का पटाक्षेप हो चुका। देखिए, मामला उनकी नज़र में खत्म हुआ होगा, लेकिन जो मुद्दे सरकार के, कांग्रेस पार्टी के आचरण के कारण जीवंत हैं वो खत्म नहीं होंगे। सदन में न सही जनता के नज़रिए में वो सब चीज़ें निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी। कांग्रेस को उसको बड़ा नुकसान होगा। रणनीतिक तौर पर जब अवसर मिला हमने इसको मूव किया है, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पाप से नहीं बच सकती। अच्छा, एक इससे हटके गैंगवार यहाँ बढ़ रही है। जयपुर में गैंगवार हुई और जोधपुर में आज मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है और खुद गृह मंत्री है मुख्यमंत्री। गैंगवार की लगातार बढ़ रही राजस्थान में, क्या कहना है? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है भाई साहब कि आज फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ है रोहित गोदारा के खिलाफ रैंसम मांगने का बनी पार्क थाने के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है राजस्थान? देखिए, राजस्थान की जो धारणा थी एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी। इस सरकार की जो सबसे बड़ी विफलता जो मैं कहूँगा, हालांकि किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित सब हैरान हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान पूरे तरीके से बहुत ही बुरी स्थिति में है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। न लोग घर में सुरक्षित हैं, न सड़क पर सुरक्षित हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे सकती। इसके दोषी गृह मंत्री खुद हैं, क्योंकि उनके खुद के कस्बे में इस तरीके की शहर में घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि खैर हम लोग इस पर कानून व्यवस्था को लेके और एक दिन चर्चा सदन में करने वाले हैं, पर कानून व्यवस्था राजस्थान में अब बहुत बड़ी चुनौती है, केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, निवेश के हिसाब से भी, रोजगार के हिसाब से भी, क्योंकि अब कोई निवेश करने से पहले 4 बार सोचेगा। तो इसके मल्टीपल इफेक्ट हैं जिसका भुगतना पड़ेगा राजस्थान को। अध्यक्ष जी, कल दत्तात्रेय होसबोले ने ये कहा कि जो लोग मतांतरित होकर के दूसरे मजहबों में चले गए हैं, चाहे उन्होंने गोमांस भी खा लिया होगा, तो भी हम उनके लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते, हम उनको वापस घर वापसी कराना चाहते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो भारत में जाया है, भारत की खाता है, भारत की गाता है, वो सब भारत के नागरिक हैं। उनकी पहचान किसी कुल, गोत्र, पंथ, धर्म आदि के आधार पर होती होगी। इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं, वैचारिक संगठन हैं, उनका यही मानना है कि हम सब लोग इस भारत माता के पुत्र हैं। और ये केवल कहा नहीं गया, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में आज भी वर्णित है और ये ऐतिहासिक तथ्य है। अध्यक्ष जी, एक सवाल और आता है। पसमानदा मुस्लिम्स के लिए पीएम मोदी ने कहा था कि उनको बीजेपी से जोड़ने की जरूरत है। किस तरह से आप आउटरीच कर रहे हैं माइनॉरिटी की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ था तो कैडर की पार्टी थी, आज कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें सब कुछ समाहित है। जितनी प्रधानमंत्री की लोक कल्याण की नीतियां हैं वो किसी एक धर्म, मजहब और किसी जाति के लिए नहीं, समग्र हिंदुस्तान के समग्र समाज के लिए हैं। इसलिए विचारधारा से भी समाज का हर तबका जुड़े, ये हमारी कोशिश रहती है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा भी यही है। आपको लगता है माइनॉरिटीज को कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक समझती है, इसलिए अब आपकी निगाहें उन पर? हाँ बिल्कुल, पिछले आज़ादी के बाद से इस देश के अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से अलग करने का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उन्होंने केवल वोट बैंक के नज़रिए से देखा। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उदार रही है और इसका उदाहरण है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनना ये पार्टी का एक स्पष्ट संदेश था कि हम सबको साथ लेने के हामी हैं। धन्यवाद।